नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो साथियों, पहली दो क्लासेस के अंदर हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की जो है वो कवर कर चुके हैं, जहां पर हम लोग अब तक सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 17 तक पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अगला जो पार्ट है यानी कि अगला जो थर्ड चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। और ध्यान दें मेरे प्यारे साथियों, इस लेक्चर की जो इंपॉर्टेंस है ना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। सीईटी ग्रुप सी, जिसके अंदर ऑडिटर और अकाउंटेंट की जो पोस्ट है ना वो अवेलेबल, उनके लिए जो सीईटी होने वाला है उनके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। साथ ही साथ आरपीएससी, DSSS, यूपीपीएससी और एचपीएससी के अंदर जो पीजीटी कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज आती है तो वहाँ पर भी इस एक्ट में से सीधे सीधे सवाल देखने को मिलते हैं। तो साथियों, बिना देरी करते शुरू करते अपने लेक्चर को। उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि आप हमारे एग्जाम फैक्ट एप्लीकेशन के ऊपर गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करें और वहां पर बहुत ही नॉमिनल सी फीस के ऊपर सीईटी ग्रुप 6 के लिए हमने यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर रखी है। तो आप जाकर उसका फ़ायदा उठाएं। एग्जाम्स के पैटर्न के ऊपर कंप्लीटली हम लोगों ने टेस्ट सीरीज मेंटेन कर बना के रखी हुई है, तो आप जाएं और एक नॉमिनल सी फीस के ऊपर उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए अब सीधा रुख करते अपने लेक्चर की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे चैप्टर 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को पढ़ने वाले हैं। इसका जो चैप्टर का नाम है वो है इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रभाव होते हैं उनको देखेगा। इस जो चैप्टर है इसके अंदर सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 30 तक अवेलेबल है, यानी कि 18 से 30 तक इसके अंदर अवेलेबल है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर। तो बायर और सेलर के बीच में जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उसके बारे में। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते। सबसे पहले आपके सामने आ गया है सेक्शन 18, धारा 18 क्या कहती है। देखिए यहाँ पे कहा जाता है गुड मस्ट बी असर्टेन, यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं, यूं कहा जाए कि चीजें हैं, उनको पहले से ही तय कर लो। किस लिए तय कर लो? तो देखिए, जहां अनिश्चित माल की बिक्री के लिए, ये अनिश्चित नहीं, यहाँ पे अभिनिश्चित होना चाहिए। जहां अभिनिश्चित माल की बिक्री के लिए अनुबंध, वहां के माल में कोई भी संपत्ति खरीदार को तब तक ट्रांसफर नहीं करी जाती जब तक कि माल सुनिश्चित नहीं हो जाता। यानी कि सिंपल सी बात है, बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन ट्रांसफर किस चीज का करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना कि आप ये माल तो सेट करो भाई, कौन से वाला माल उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 18 इसी के बारे में बात करता है कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सेल का और कॉन्ट्रैक्ट के वक्त पे उसने यहाँ पर जो कौन सा माल होगा या कौन सा सामान वो लेने वाला है उसको यहाँ पर सेटअप नहीं किया था या उसको यहाँ पर तय नहीं किया था, तो ट्रांसफ़र करने से पहले यानी कि उसको क्या करना होगा, माल को असरटेन करना होगा। ठीक है। उसके बाद फिर बात करता है सेक्शन नंबर 19 के बारे में बात करता है। वो क्या कहता है सेक्शन 19, तो प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास। देखिए ध्यान से, संपत्ति तब हस्तांतरित होती है जब हस्तांतरित करने का इरादा होता है। ये बात इसने कही है। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि सर ये सेक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन असल में या असल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या बिजनेस के अंदर ये चीज़ें या ये बातें कहाँ काम आती हैं? तो देखिए, अलग अलग सिचुएशन या परिस्थितियां हो जाती है, तो वहां पर ऐसी कंडीशंस या स्थितियां खड़ी हो जाती है जब यही सेक्शन के जो एक्ट के जो सेक्शन है ना वो आपको हेल्प करते हैं। कैसे? इसका भी आपको केस बताएंगे। देखिए, सबसे पहला सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बोला, जहां पर विशिष्ट या सुनिश्चित माल की बिक्री के लिए कोई अनुबंध है, भाई हाँ, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स जो है ना वहां पर दी जाएंगी, वहां उसमें संपत्ति क्रेता को उस समय ट्रांसफर करी जाएगी जिस समय अनुबंध के पक्षकार उसे ट्रांसफर करना चाहें। यानी कि पार्टी ए और पार्टी बी जब यहां पर ट्रांसफर करना चाहे तब उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात इन्हें साफ साफ बोल दी कि जिस समय अनुबंध के पक्षकार उसे ट्रांसफर करना चाहें तब कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बात किस चीज़ की बात हो रही, इरादे की बात हो रही, उनके क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आचरण की बात होती है। वो जब इसको बदलना ट्रांसफर करना चाहे वो तब कर सकते हैं। फिर सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि पक्षकारों के इरादे का पता लगाने के लिए भी अनुबंध की शर्तें, पक्षकारों के आचरण और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। भाई वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इस बात को आप पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है ना उनके बिहाफ पे बात करो, पक्षकारों का जो भी बिहेवियर है, जो आचरण है उसके बिहाफ पे, तो और
प्रेजेंट में जो भी कंडीशंस चली हुई हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, तभी तो बता पाएंगे ना कि यहाँ पर वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि नहीं। यानी कि कंडीशन पूरी, जो लिखी कंडीशन वो पूरी हो जाए तो इसका मतलब अब ट्रांसफ़र का टाइम आ गया। दोनों पक्षकार, कंडीशन पूरी हो या ना हो, अगर दोनों पक्षकार चाहे कि नहीं अब तो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए तब भी हो जाएगा, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाए कि नहीं अब तो बस ट्रांसफ़र करना नेसेसरी हो जाए, तब वो चीज़ें यहाँ पर सारी की सारी बातें। अब कहते हैं जब तक कोई भिन्न इरादा प्रकट ना हो, यानी कि जब तक जो बायर और सेलर है अपना कोई डिफरेंट जो आइडियोलॉजी यहाँ पर शो ऑफ ना कर दें, और सेक्शन 20 से 24 में जो भी नियम माल संपत्ति क्रेता को हस्तांतरित करने के बारे में पक्षकारों को इरादे का पता लगाने के लिए हैं, वही नियम यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, अभी सेक्शन 20 में और 24 में क्या क्या है वो अभी आने वाले हैं आपके सामने, कोई ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा दूर वाली सिचुएशन नहीं है। इससे अगला सेक्शन 20 है हमारे पास। तो 19 सेक्शन के अंदर क्या कहा, यानी कि यहाँ से सवाल क्या हो सकता है या आप किस तरीके से इसको समझ सकते हो। देखिए, संपत्ति तब हस्तांतरित होती है जब हस्तांतरित करने का इरादा होता है। ये स्टेटमेंट बना दी, ये ऐसे कोड के अंदर डाल दिया, बोले हाँ। अब कह देगा कि भी ये इसके लिए कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 19, 20, 21, 22 ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। या फिर संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में नियम हैं किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इस तरीके से सवाल हो सकता है। या फिर आपको ये कह देगा कि जहां पर विशिष्ट माल की बिक्री के लिए कोई अनुबंध है वहां उसमें संपत्ति क्रेता को उस समय ट्रांसफर करी जाएगी जिस समय अनुबंध के पक्षकार उसे हस्तांतरित करना चाहते हैं। इस बात को सवाल बनाते वक्त क्या कहेगा कि वस्तुओं का हस्तांतरण या संपत्ति के रूप में वस्तु का हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब अनुबंध के पक्षकार उसे हस्तांतरित करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट किस सेक्शन में अवेलेबल है, तो यहाँ पर सेक्शन 19, 20, 21 इस तरीके से ऑप्शन आपको दे सकता है, तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ कहाँ पर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब सेक्शन नंबर 20 की बात करता है, क्या कहता है यहाँ पर सेक्शन 20 के अंदर, कहते हैं वितरण योग्य अवस्था में विशिष्ट सामान। अब यहाँ पे ना ध्यान में रखें, पिछली क्लासेस के अंदर जब हमने यहाँ पे जो क्लासेस पढ़ी थी सेकंड क्लास के अंदर, तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसके अंदर आती वितरण योग्य अवस्था, ये चीज़ वहाँ पर देख लेना। सेकंड क्लास आप देखोगे तो वहाँ से रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि वितरण योग्य अवस्था क्या होती है, ठीक है। अब कहते हैं जहाँ सुपुर्दगी योग्य स्थिति में, यानी कि वितरण योग्य अवस्था वही है भाई, सुपुर्दगी योग्य स्थिति में विशिष्ट माल की बिक्री के लिए बिना शर्त अनुबंध होता है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, वहां अनुबंध किए जाने पर माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। जब अनकंडीशनल यहाँ पर यूं कहा जाए कि भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे ही अनुबंध किया गया तो यूं कहा जाए माल क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। और ये महत्वहीन है कि कीमत का भुगतान उसी समय मिला या कीमत का या भुगतान जो है समय या माल की डिलीवरी का समय दोनों स्थगित किया जाता है। बोले इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि जैसे आपने जब स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट, अगर आप डिलीवरेबल स्टेट को यहाँ पर समझ पाओगे तो इस बात को भी समझ पाओगे। डिलीवरेबल स्टेट को फिर भी चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा। कहता है कि यहाँ पर तभी ये कंडीशन होती है जब बायर इस कंडीशन में हो कि उसको अब वो माल लेना ही लेना, यानी कि वो माल लेने के लिए, ठीक है, माल लेने के लिए बाध्य हो सकता है, ठीक है भाई, यानी कि वो बाध्य हो जाएगा माल के लिए, भाई ये पर्टिकुलर सामान तो तेरे को लेना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन को डिलीवरीएबल स्टेट या यूं कहा जाए वितरण योग्य अवस्था कहा जाता है। अब देखो इसने क्या कहा, भाई वो बाध्य है, वो तो लेगा ही लेगा उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, भले ही पेमेंट बाद में मिले कोई समस्या वाली बात नहीं है, या फिर उसको ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है ना, वो भले उसको बाद में लेके जाए, कब लेके जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है भाई, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? ओके सर। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 21 की बात करता है, क्या कहता है, विशिष्ट वस्तुओं को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में रखा जाना। बोले अब कौन सी वस्तुएं हैं सर जिनको सुपुर्दगी योग्य स्थिति में रखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, जहाँ विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए एक अनुबंध होता है, यहाँ स्पेसिफिक गुड्स हैं, उनको बेचा जाएगा, उनको परचेज किया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और विक्रेता सामान को वितरण योग्य स्थिति में लाने के उद्देश्य से, ध्यान रखें, विक्रेता सामान को, यानी कि जो सेलर है वो गुड्स को सेल एबल स्थिति में लाने के लिए कुछ करने के लिए बाध्य होता है, और संपत्ति तब तक पारित नहीं होती जब तक ऐसा कुछ किया नहीं जाता। यानी कि सिंपल सी बात है, देखो पार्टी ए, यानी बायर सेलर को ले लेते हैं, यहाँ पे बायर
और ये सेलर। अब देखो सेलर के ऊपर कंडीशन है कि भी आप पर्टिकुलर गुड्स हैं ए, इनके ऊपर आपको कुछ काम करना है कि ताकि ये डिलीवरेबल स्टेट में जा सके। क्लियर है? डिलीवरेबल स्टेट में जा सके। जब तक सेलर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर लेता और इसकी इंफॉर्मेशन बायर को नहीं देता, तब तक गुड्स जो है वो डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं आती है। क्लियर है ना? अब ये सिचुएशन कैसे होगी, कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, वो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। जैसे हो सकता है कि भी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डिज़ायर है इस पर्सन की भी मुझे तो इस तरीके का माल चाहिए, तो अब उस माल को तभी तो डिलीवरेबल कंडीशन में लाया जाएगा ना जब वो पर्टिकुलर उस माल को मॉडिफाई करके इसकी नीड के अकॉर्डिंग बना दे। तो सेलर को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जब तक सेलर ये काम नहीं करता तब तक माल डिलीवरी की स्टेट में नहीं पहुंचता। जब सेलर ये काम कर लेता है और उसकी इंफॉर्मेशन बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है, तब वो गुड्स किस में आ जाती हैं, तब वो डिलीवरी योग्य स्थिति में आ जाती हैं, यानी कि वितरण योग्य स्थिति में आ जाती हैं। तो सेक्शन नंबर 21 की बात करता है। समझ में आ गया होगा आपको। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? वो कहता है वितरण योग्य स्थिति में विशिष्ट माल जब विक्रेता को मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ करना पड़ता है। यहां पर देखो ध्यान से, पहले सेक्शन नंबर 21 के अंदर था कि भी विक्रेता को कुछ करना पड़ेगा कि वस्तु डिलीवरेबल स्थिति में आ जाए। अब यहाँ पे कहता है कि भी विक्रेता को मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे मूल्य निर्धारण की बात चल रही है। वो क्या करेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसा कि इसके अकॉर्डिंग बताया गया। क्या कहता है ये? जहां किसी विशिष्ट माल के सुपुर्दगी योग्य अवस्था में विक्रय के लिए संविदा है, ध्यान दे, किसी विशिष्ट माल के सुपुर्दगी योग्य अवस्था में विक्रय के लिए संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, किंतु विक्रेता मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ माल के संदर्भ में उसे तोलने, मापने, परीक्षण करने या अन्य कोई कार्य करने की बात करने के लिए आबद्ध है। क्या कहता है? मान लीजिए आप यूं कहा जाए कोई पर्टिकुलर सामान खरीदना चाहते हो, बोले हाँ, तो यहाँ पे क्या कहता है कि भी जो माल आप ले रहे हो, जो भी आप यूं कहा जाए कि भी सामान आप ले रहे हो, तो आप उसको हो सकता है उसको तोलने के लिए बात करो, बोले मेरा सामान तोल के दे दे भाई, मुझे इतना, ये उतना ही है, भेजा भी है तूने कि नहीं भेजा है, या क्वालिटी के अकॉर्डिंग भेजा भी है कि नहीं भेजा है। तो ये मूल्य निर्धारित करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। वहाँ संपत्ति तब तक ट्रांसफ़र नहीं होती जब तक ऐसा काम पूरा नहीं हो जाता या बात नहीं कर ली जाती और क्रेता को उसकी सूचना नहीं मिल जाती। भाई जब बायर अपना ये काम कर लेगा, उसका माप तोल परीक्षण जो भी है वो कर लेगा, तो उसके बिहाफ पे तो कीमतें तय होंगी ना। ठीक है, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो बायर को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, भाई मैंने तोल माप पूरा कर लिया है, अब तू आके अपना माल लेके जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे 22, अब यहाँ पर जो सवाल उठ सकता है वो कैसे हो सकता है, वो ऐसा, मैं सीधा स्ट्रेट बिल्कुल एक्ट के सवाल की बात करूँगा। हालांकि इसके इतर भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल सीधा जैसे देखते ही समझ में आए वही चीज़ है। सेक्शन पूछ लेगा आपसे कि मूल्य निर्धारित करने के लिए बायर को, सेलर को कुछ करना पड़ेगा, ये किस प्रोविजन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बिल्कुल रटी रटाई बातें नहीं है कि आपको यहाँ पे तोलना ही है, मापना ही है, परीक्षण, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्रैक डाउन करनी है। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 की बात करता है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 23, ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है? अनिर्धारित माल की बिक्री और विनियोग या प्रभाव। देखो, अनिर्धारित माल की बिक्री और विनियोग यहाँ पर एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रयोग भी हो सकता है, जिसको यूज कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर। तो सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बोला? ये कहता है जहां वर्णन के अनुसार अनिश्चित या भावी माल की भी, अब ये भी एक टर्म है भाई, भावी माल, फ्यूचर गुड्स कौन सी होती हैं, तो ये भी सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने क्लैरिफाई कर रखा है, तो वहां से देख लेना। तो भावी माल की बिक्री के लिए कोई अनुबंध है और उस वर्णन का माल और सुपुर्दगी योग्य अवस्था में या तो विक्रेता द्वारा क्रेता की सहमति से या क्रेता द्वारा विक्रेता की सहमति से अनुबंध किए अनुबंध के लिए बिना शर्त विनियोजित किया जाता है, वहां माल में संपत्ति उसके बाद क्रेता को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी सहमति व्यक्त या निहित हो सकती है और विनियोग किए जाने के बाद या किए जाने से पहले या बाद में दी जा सकती है। अच्छा, ये कैसी सर? ओके, इसने पहले तो बात है ना, इसको एक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लैंग्वेज टेक्निकल हो सकती है। हो सकता है आपको लगे कि भी नहीं, सेंटेंस आगे पीछे रखे हुए हैं, सेंटेंस आगे पीछे नहीं रखे हुए, ये बिल्कुल जो लैंग्वेज एज इट इज एक्ट की है ना, उसी को थोड़ा सा
आसान शब्दों में आपके सामने लाया जा रहा है। ठीक है, क्या कहता है यहां पर, इसने कहा देखो, जहां वर्णन के अनुसार अनिश्चित या भावी माल की बिक्री के लिए कोई अनुबंध है, भाई मुझे ब्ला ब्ला तरीके का माल चाहिए, ये वर्णन एक्सप्लेनेशन कर दिया, और वो माल आपको फ्यूचर में मिलेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फ्यूचर में माल मिलेगा इसीलिए भावी माल हो गया वो। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन आपने पहले दे दिया मुझे स्पेसिफिक, भाई हाँ ये क्वालिटीज उस माल में चाहिए, इस तरीके का माल मुझे चाहिए, ये बात हो गई। और उस वर्णन का माल और सुपुर्दगी योग्य अवस्था में जो भी आपने माल का वर्णन किया वो उस तरीके का माल कह सकते हो आप, सुपुर्दगी योग्य अवस्था में या तो विक्रेता की सहमति से आएगा या क्रेता की सहमति से आएगा। समझ में आई बात? और बिना शर्त उसको क्या कर लेंगे, विनियोजित, आप ये कह सकते हो, यूज के नहीं बात करते, प्रयोग करने की बात करते, एप्लीकेशन लिखा है ना, तो विनियोजित किया जाता है। और वहां माल में जो संपत्ति, माल के रूप में जो संपत्ति उसके बाद क्रेता को हस्तांतरित कर दी जाती है, तो ऐसी सहमति, भाई हाँ ये है, तो ये व्यक्त हो सकती है, यानी कि स्पेसिफिकली बताई जा सकती है, या फिर निहित हो सकती है, इसको इम्प्लाइड कहा जा सकता है कि हाँ भाई मान लिया ये इनबिल्ट है बस। ठीक है, और विनियोग किए जाने के पहले या बाद में भी ऐसी सहमति दी जा सकती है। क्लियर भैया, आप उसको यूज करो या आप उसको, ये माल आपका हुआ, ऐसा कुछ। अब वाहक को सुपुर्दगी, यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, जहां सेक्शन, सब सेक्शन 2 है इसके अंदर, जहां अनुबंध के अनुसरण में विक्रेता क्रेता को या वाहक या अन्य उपनिहिति को, जो भी देखिए ध्यान से, ये टर्म बड़ी ध्यान में रख लो, विक्रेता क्रेता को या वाहक, वाहक आपको पता है ना बेयर होता है कि भी माल को ले जाने वाला। मान लो कि भी मैं यहाँ पे बायर हूँ, तो मैं खुद ना जाके अगर किसी पर्सन को अपॉइंट कर दूं, जा भाई मेरा माल वहां से लेके आ जा, तो वो वाहक कहलाता है। एजेंट, एक काइंड ऑफ एजेंट कह सकते हैं, या अन्य उपनिहित, या कोई भी व्यक्ति जो क्रेता द्वारा नामित हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, क्रेता को प्रेषण के प्रयोजन के लिए माल सुपुर्द करता है। ठीक है भाई, अब ये कौन, या तो विक्रेता करेगा ट्रांसफर माल का, या कोई बियरर होगा बीच में, लो भाई जो वाहक होगा, लो भाई ये माल तुम पकड़ो, किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, क्रेता को। अब माल के लिए सुपुर्द करता है और निपटान का अधिकार सुरक्षित नहीं रखता, निपटान का अधिकार सुरक्षित नहीं रखता, वहां यह माना जाएगा कि उसने अनुबंध के लिए माल को बिना शर्त विनियोजित कर लिया है। अब ध्यान दो, यहां पर क्या कहता है भाई, 2 पर्सन हो गए, एक तो बायर तो है ही है, बायर के साथ साथ यहाँ पर जो पर्सन है वो सेलर हो सकता है, यहाँ पर वो पर्सन एजेंट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। इसने माल तो इनको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पेमेंट कब होएगी, या यूं कहा जाएगी भी टाइमिंग कितना होगा, ये सारी की सारी चीजें सेट नहीं करी, ये तय नहीं करा, तो इस तरीके का अनुबंध क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अनकंडीशनल अनुबंध हो जाएगा। और वो कहेगा कि वो कोई बात नहीं, आपने नहीं सेट करा, तो अनकंडीशनल है, अब जो भी है फिर वो इम्प्लाइड, यही सारी की सारी बातें लागू होगी। क्लियर? ओके सर। अब ध्यान दो, सेक्शन नंबर 24, इसके अंदर क्या कहता है, वो कहता है गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल टू और रिटर्न। यानी कि कई बार क्या होता है कि भी जो सेलर होता है ना, वो माल बेचता है, तो वो इस कंडीशन पे माल बेचता है कि पसंद ना आया तो वापस कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब तो सेक्शन 24 यानी कि 24 नंबर का सेक्शन क्या कहता है इसके बारे, तो इसने कहा देखो, जब माल क्रेता को अनुमोदक पर या बिक्री या वापसी पर या अन्य शर्तों के साथ दिया जाता है, तो उसमें मौजूद संपत्ति क्रेता को ट्रांसफर हो जाती है। भाई यहां पर ध्यान दो, कंडीशन तो ये है ना कि पसंद आएगा तो रखेंगे, एक्चुअली में संपत्ति ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना पहले, तभी तो वो यूज कर पाएगा या वो देखेगा। समझ में आई? अब इसके अंदर जो क्या पार्ट है इसका, वो क्या कहता है, जब वह विक्रेता को अपना अनुमोदन या स्वीकृति सूचित करता है या लेन देन को अपनाने वाला कोई अन्य कार्य करता है, तो वो क्या कह जाएगा, वो कह जाएगा भाई माल एक्सेप्टेड हो चुका है। क्लियर? स्वीकृति सूचित कर दे, अनुमोदित कर दे, या लेन देन को अपनाने वाला कोई दूसरा कार्य कर दे, जैसे कि भी वो बोला कि भी पसंद आया तो रख लेंगे और नहीं तो वापसी कर देंगे। अब उसने ये तो बताया नहीं पसंद आया कि नहीं, लेकिन उसने पेमेंट भेज दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कोई दूसरा काम किया ना, कि भी हाँ उसको माल पसंद आ गया तो पेमेंट भेजने का काम वही कर दिया उसने। तो क्लियर है? तो यहाँ पर अब उस वक्त उसको क्या माना जाएगा, उसको सेल मान लिया जाएगा। बात खत्म करो कि हाँ भाई ये हमारे पास है। अब ख पार्ट के अंदर क्या कहता है, वो कहता है देखो, यदि वह क्रेता को अपना अनुमोदन स्वीकृति सूचित नहीं करता, वो नहीं बताता है मुझे पसंद आया कि नहीं आया, लेकिन अस्वीकृति की सूचना दिए बिना माल को अपने पास ही रखता है,
तब क्या करेंगे? तो कहता है तो यदि माल की वापसी के लिए अगर समय निर्धारित है तो ठीक है भाई, समय समाप्ति पर, और यदि कोई समय निर्धारित नहीं किया गया तो उचित समय की समाप्ति पर उसको नॉर्मल क्या मान लेंगे, उसको सेल मान लेंगे, उसको डिलीवरी मान लेंगे। भाई हाँ, ये माल सामने वाले को पसंद आ गया, अब तो पेमेंट ही आएगी। ठीक है, जैसे कि आप बात करें आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से कोई माल मंगवाते हो, कोई सामान मंगवाते हो अपने यूज के लिए, उसके ऊपर कहा था 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। रिप्लेसमेंट कहते हो या रिटर्न पॉलिसी, वो क्या है? वो माल भेजा जाता है आपको किस कंडीशन पे? बोले कि भी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। भाई आपको पसंद आएगा तो आप रखोगे, तो आपको 10 दिन का टाइम दिया गया उधर, तो 10 दिन वही समय अवधि है जो आपने तय कर दी। 10 दिन के बाद अगर सामने वाले या कस्टमर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कंपनी समझ जाती है कि हाँ भाई ये बंदे को पसंद आ चुका है और अब हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जितने भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो यूँ कहा जाए कि जितने भी सेलर हैं, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन उनको तुरंत पेमेंट नहीं करती। मान ले आपने माल खरीदा, आपने पेमेंट कर दिया, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन उस ऑर्डर का पैसा उनको तुरंत नहीं देती, बल्कि 10 दिन, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी है वो 10 दिन की है, तो 10 दिन तक वो पैसा अपने पास रखेंगे। कहीं अगर कस्टमर ने मान लो भी रिप्लेसमेंट दे दिया या कस्टमर को माल पसंद या उसने वापस भेज दिया, तब उस कंडीशन में उनका पैसा रिफंड भी तो करना होता है ना, तो 10 दिन तक वो पैसा अपने पास रखेंगे। 10 दिन के बाद ही सेलर को उसका पैसा दिया जाता है। किसके द्वारा? इन ई कॉमर्स जायंट्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर वही चीज, यही एक्ट के जो प्रोविजन है वो लागू होते हैं और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 25, इसके अंदर क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि निस्तारण के अधिकार का आरक्षण। क्या कहता है? सब सेक्शन 1, जहां विशिष्ट माल की बिक्री के लिए अनुबंध है। ठीक है भाई, विशिष्ट माल क्या है, इसकी भी डेफिनेशन पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर दी हुई है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। जहां माल बाद में अनुबंध के लिए विनियोजित किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने जो आती है, कहता है कि भी इंपॉर्टेंट बिक्री के लिए अनुबंध है, या जहां माल बाद में अनुबंध के लिए विनियोजित किया जाता है। विक्रेता अनुबंध या विनियोग की शर्तों के अनुसार कुछ शर्तों के पूरा होने तक माल के निपटान का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। वो क्या कहेगा? बोले भाई देखो, विनियोग की कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होते हैं। भाई देखो, मैं कोई भी सेलर होता है तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है कि भाई अगर आप सेल प्रोसेस को पूरा कर, आपको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है कि भी फुल पेमेंट या 50% पेमेंट या 10% पेमेंट, ऐसा कुछ यहाँ पर पेमेंट की कंडीशन लगा सकता है, या फिर और कोई कंडीशन यहाँ पर लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो यहाँ पर जो सेलर है वो अपना अधिकार सुरक्षित कर रहा है एक लिहाज से, तो निपटान का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। ऐसे मामले में खरीदार को या वाहक या खरीदार को ट्रांसफर के उद्देश्य से अन्य जमाकर्ता को माल की डिलीवरी के बावजूद माल में संपत्ति खरीदार को तब तक नहीं मिलती जब तक क्रेता द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी नहीं होती। यानी कि अगर जो भी कंडीशन यहाँ पर अनुबंध के अंदर सेलर ने लगा रखी हैं, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तो भले ही माल की डिलीवरी सामने वाले को पहुंच चुकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसकी ऑनरशिप उसको यहाँ पर क्या होगा भाई, अभी भी सेलर के पास ही रहती है, वो यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही होती। अब सब सेक्शन 2 के अंदर क्या कहता है? वो कहता है जहां माल रेलवे द्वारा या बिल ऑफ लेडिंग के द्वारा, अच्छा, बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रसीद द्वारा परिवहन के लिए रेलवे प्रशासन को भेजा या वितरित किया जा रहा है, तो जैसा भी मामला हो, माल विक्रेता या उसके एजेंट के आदेश पर सुपुर्द किया जा सकता है। विक्रेता को प्रथम दृष्टया निपटान का अधिकार सुरक्षित रखने वाला माना जाता है। बोले हाँ भाई, वो यहाँ पर अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकता है। माल का ट्रांसफर तभी किया जाएगा जब यहाँ पर विक्रेता जो भी ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उसको ऑर्डर कर दे देगा कि हाँ भी कोई बात नहीं, पेमेंट कर दो या माल डिलीवर कर दो। नंबर जो सब सेक्शन 3 है, इसके अंदर क्या बोला? जहां माल का विक्रेता कीमत के लिए क्रेता पर विनिमय पत्र लिखता, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है। तो जहां पर भी जो सेलर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है और विनिमय पत्र को स्वीकृत या भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्रेता को विनिमय पत्र के साथ साथ लदान पत्र जैसा भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो भेज दिया, तो वहां क्रेता यदि विनिमय पत्र का सम्मान नहीं करता, यानी कि जो बायर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वह लदान पत्र रेलवे पत्र वापस करने के लिए बाध्य होगा। भाई अगर तू यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो माल वापस भेज दे।
तेरे को हम माल नहीं देने वाले। और यदि वो लदान पत्र या रेलवे की रसीद को गलत तरीके से होल्ड रखता है, कौन रखता है गलत तरीके से होल्ड? बायर। बायर अगर कहता है कि नहीं देता भाई, तो वो कहता है भाई ये आपके पास माल और संपत्ति आपके पास नहीं जाती, आप भले ही उसको अपने पास रखो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, और यहाँ पर आप एक लिहाज से इलीगल काम कर रहे हो। अब यहाँ पर इसने स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण किस चीज़ का? बोले कि इस सेक्शन में रेलवे और रेलवे प्रशासन के पदों का अर्थ वही होगा जो भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 के सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है। वो यहाँ पर वही चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 26 यहाँ पे क्या कहता है? बोले कि प्रथम दृष्टया जोखिम संपत्ति के साथ चला जाता है। जी हाँ, अब मान लो कि भी इसको है ना, पढ़ने से पहले सिंपल बात लिखो, ये तो बिल्कुल टू द पॉइंट वाली बात है भाई। मान लो कि भी बायर के पास माल पहुंच गया, ठीक है, तो सेलर ने जैसे ही माल दिया या माल डिलीवर हो गया, उसको माल उसके पास चला गया, तो अब रिस्क किसका हो गया? जिसका माल होगा। माल किसका है? बायर का। तो सिंपल सी बात है, माल के साथ साथ उसका रिस्क भी यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो वही चीज कहते हैं, जब तक अन्यथा सहमति ना हो माल विक्रेता के जोखिम पर तब तक रहता है जब तक उसमें मौजूद संपत्ति क्रेता को ट्रांसफर नहीं कर दी गई है। जैसे ही ये ट्रांसफर होता है उसी वक्त उस माल से रिलेटेड रिस्क जो भी यूँ कहा जाए कि भी जोखिम होते हैं वो भी यहाँ पर किसके पास? बायर के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है? बशर्ते कि ये जो लिखा है इस धारा में कोई भी बात दूसरे पक्षकार के माल के उपनिहिति के रूप में विक्रेता या क्रेता के कर्तव्य या दायित्व को प्रभावित ना करती हो। यानी कि अगर जब तक कोई इनमें से कोई भी एक निकम्मापन नहीं करता तब तक नॉर्मल यही कंडीशन है। जैसे ही माल ट्रांसफर होगा वैसे ही ऑनरशिप और यूँ कहा जाए कि भी आपका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है, बशर्ते कोई गड़बड़ ना कर रखा हो किसी ने भी। ठीक है भाई, ये चीज़ आपकी। तो अब सेक्शन जो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 3 का जो सब पार्ट यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात करता है, वो क्या कहता है? वो कहता है देखो, सेक्शन 27 सेल बाय पर्सन नॉट द ऑनर। यहाँ पर 26 के अंदर क्या कहता है? सेल बाय पर्सन नॉट द ऑनर, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा माल बेचा जा रहा है जो असल में मालिक है ही नहीं। कैसे होगा? तो उसने कहा इस अधिनियम में तथा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो उसका स्वामी नहीं है तथा जो उसे स्वामी के अधिकार के अधीन या उसकी सहमति से नहीं बेचता, वहां क्रेता को विक्रेता की तुलना में माल पर कोई बेहतर अधिकार प्राप्त नहीं होते। यानी कि साफ साफ बोलता है भाई कि अगर मान लो भी पर्सन ए जिसके पास गुड्स के राइट नहीं है वो पर्सन 2 को माल बेच देता है, तो पर्सन 2 के पास उसके अधिकार पूरे नहीं आते। बोले जिसके पास खुद ही अधिकार नहीं वो तेरे को क्या अधिकार देगा भाई? तो यहां तक अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि माल का स्वामी अपने आचरण से विक्रेता के विक्रय अधिकार को अस्वीकार नहीं करता। यानी कि जो ऑनर है ना असल में माल का, जब तक वो ये कैंसिल नहीं करता भाई इसको अधिकार नहीं है। क्योंकि देखो, अगर ये कह दे कि नहीं भाई ये बेचने का अधिकार ही नहीं है, तो ये किसको बेचेगा? ये नहीं बेच सकता, तो कोई अधिकार जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ऑनर चुपचाप बैठा रहे, भाई बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तब वो सिचुएशन में ये तो यही सोचेगा ना कि भाई हाँ इसको अधिकार दे रखा होगा। तो यानी कि ऑनर का जब तक प्रॉपर कैंसिलेशन नहीं होता कि नहीं भी मैंने इस पर्सन को ऑथोराइज नहीं कर रखा, इसके पास सेल का अधिकार नहीं है, तब तक ऐसे मान लो भी ये पर्सन के पास सारे अधिकार मान लिए जाते हैं कि हाँ भाई ये भी ये ट्रांसफर कर सकता है। अब कहता है देखो, जहाँ कोई व्यापारिक एजेंट स्वामी की सहमति से माल या माल के अधिकार के दस्तावेजों को कब्जे में लेके रखता हो, ठीक है भाई, और वहाँ उसके द्वारा जब वो व्यापारिक एजेंट के समान कारोबार में कोई काम कर रहा हो या की गई कोई बिक्री उतनी ही वैध होगी जितनी उसे माल के स्वामी द्वारा करने के लिए। ये सीधे सीधे बात मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि भी कंपनी है, कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी ने अपना एक एजेंट हायर कर रखा है। वो एजेंट क्या करेगा? वो एजेंट जो है कंपनी के लिए बाई करता है माल, अब या सेल करता है माल, ठीक है। अब ध्यान दो, कंपनी ने किसको ऑथोराइज कर रखा है? एजेंट को। तो ये जो भी माल सेल करेगा, तो भले ही जो बायर होगा वो तो सिर्फ इसी से कांटेक्ट में रहेगा ना। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब कंपनी ने इसको ऑथोराइज कर रखा तो इसके पास वो सारे के सारे अधिकार है जो असल मालिक के पास होने चाहिए। क्लियर है? यही बात यहाँ पे कही है कि अगर यहाँ पर ऑनर ने अपने एजेंट को पूरे अधिकार दे रखे हैं, तब उस सिचुएशन में वो जब माल को बेचेगा तो बिल्कुल ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि मालिक ने ही माल बेचा है। वही बात यहाँ पे कहता है और कुछ नहीं है भाई। तो बायर के पास अधिकार बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे नॉर्मल बायरिंग के दौरान या नॉर्मल परचेजिंग के दौरान उसके पास होने चाहिए होते।
ठीक है भाई। अब सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। मान लीजिए कि भी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के यहाँ पर 1 2 3 4 ओनर हैं। अब इन चारों में से है ना कि भी एक को यहाँ पर कह दिया ले भाई, एक हम तो यार यहाँ पे है ना कि भी इन्वॉल्व नहीं, तू संभाल ले इसको। यानी कि इन चारों ने या बाकी तीनों ने मिलकर एक को इसके संपत्ति के का कब्जा दे दिया, संपत्ति को अधिकार यूज करने का अधिकार दे दिया। अब कल को मान लो कि भी एक बायर आता है और ए है ना, यानी कि जो 1 है ना, वो इस बायर को ये माल बेच देता है, जो भी वस्तु थी वो बेच देता है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा, जब तक इनका क्लैरिफिकेशन नहीं होता तब तक वैसा ही माना जाएगा कि हाँ भी ये नॉर्मल सेल हुई है, इसमें कोई इशू नहीं है। ध्यान रखें क्या कहता है। अब देखो, यदि माल के कई संयुक्त स्वामियों में से किसी एक को सह स्वामियों की अनुमति से उसका एकमात्र कब्जा प्राप्त हो, तो माल का स्वामित्व ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है जो उसे संयुक्त स्वामियों से सद्भावनापूर्ण खरीदता है। अब इसने क्या करा, इसने सद्भावनापूर्ण खरीद नॉर्मली खरीदा है ना इसने तो, और विक्रय अनुबंध के समय इस बात की सूचना नहीं देता कि विक्रेता के पास बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि इस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि इसके पास सेल के अधिकार नहीं है। ठीक है, अब इसको तो नहीं पता। अब ये बाकी भी तो चुप थे ना, इन्होंने भी ये भी तो बोल सकते थे ना कि भाई नहीं भी इसको अधिकार प्राप्त नहीं है बेचने के, लेकिन यहाँ ये चुप रहे, इसको पता नहीं। तो जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल वैलिड मानी जाती है और बायर को अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। हाँ, बाद में कोर्ट केस वगैरह करे तो वो सिर्फ इसके ऊपर चलेगा, बायर की कोई गलती नहीं होगी वहां पे, ये ध्यान में रखें। अब यहाँ पर शून्यकरण अनुबंध के तहत कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा बिक्री। अब ये कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा बिक्री शून्यकरण का ये क्या होता है, तो सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज तो अगर आपने ध्यान दिखा या पिछले उस पे देखा हो तो यहाँ पे जैसी कंडीशन यहाँ पे सेकंड में आ रही है ना, वैसी कंडीशन उसके अंदर देखने को आपको मिलेगी। क्या कहता है वो कहता है देखिए, जब माल के विक्रेता ने भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सब सेक्शन 9 की धारा 19 या 19A के अधीन शून्यकरण संविदा के अधीन उस माल पर कब्जा प्राप्त कर लिया हो, किंतु विक्रय के समय संविदा को रद्द नहीं किया गया, तो क्रेता माल पर अच्छा हक प्राप्त करता है बशर्ते कि वह सद्भावनापूर्वक और विक्रेता के हक में दोष की सूचना दिए बगैर खरीदा हो। क्या कहता है भाई, देखो गुड्स 1 या इसका एग्जाम्पल भी मैंने शामिल कर रखा है, अगर नहीं कर रखा कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो एक माल है भाई, ठीक है, ये माल बायर को ट्रांसफर करा जा रहा है, कर दिया। अब यहाँ पे कहता है कि भी इस बायर को है ना बाद में या वस्तु डिलीवर हो जाने के बाद या उसके पास मिल जाने के बाद क्रेता को मिल चुका है, अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। अब बायर को पता लग रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर सामान में कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो अब ये बायर पे डिपेंड करता है कि भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे, नहीं करना चाहे, या फिर वो उसको कंटिन्यू करे। यही बात इसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहता है भाई, शून्यकरण संविदा के अधीन उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया हो लेकिन या किंतु विक्रय के समय संविदा को रद्द नहीं करता। इसके लिए है ना एक्ट के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं उसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर लेता हूं। यहां पर वो कहता है कि भी ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ए कहता है भाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिमिटेड कंपनी है, उस लिमिटेड कंपनी में है ना हम ये माल बनाते हैं और बहुत बढ़िया काम है, तू खरीद ले। तो बी उस कंपनी को खरीदने के लिए जाता है। खरीदने के बाद उसको पता चलता है कि उस पे ये माल नहीं बनता, उसमें तो ये माल बनता है। अब बायर के पास बी के पास ऑप्शन अवेलेबल है, भाई तूने तो ये माल बताया था लेकिन वहां पे तो ये है, तो मैं तो इसको कैंसिल कर रहा हूं। बी के पास ये अधिकार है, वो कैंसिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बी दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकता है, चल कोई बात नहीं यार चलता है, मैं इससे भी काम चला लूंगा। ये चीज दोनों कंडीशन भाई उसके पास ऑप्शन है, वो उसको कैंसिल कर सकता है, जो भी ट्रांसफर है संविदा है, और नहीं भी करता। तो यहाँ पर कहता है कि किंतु वो समय संविदा को रद्द नहीं करता। तो वो चीज यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश करी जा रही है। अब यहाँ पे कहता है कि भी बिक्री के बाद विक्रेता या क्रेता का कब्जा है। सेक्शन 30 की बात कह रहा है। क्या कहता है कि जहां कोई व्यक्ति माल बेचकर माल या माल के स्वामित्व के दस्तावेज पर कब्जा बनाए रखता है, ये गांव में बहुत देखने को मिलता है, शहरों में ये प्रॉपर्टी को लेकर इतना देखने को मिलता है बस बहुत ज्यादा पूछो मत। यहाँ पे क्या होता है, पर्सन ए है, पर्सन ए जो है कि भी डॉक्यूमेंट्स होल्ड करता है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी के कागजात हैं। वो क्या करता है कि भी पहले तो पर्सन बी को बेच देता है, कागज ट्रांसफर नहीं करे, कागज अपने पास ही रखे, उससे सिर्फ पैसे ले लिए, बात खत्म। और वही
वही पर्सन है ना फिर बाद में पर्सन सी को वही माल बेच देता है। कागज अब बीसी के पास है तो फिर वो पर्सन डी को माल बेच देता है। ये चीज समझिए आप एक बार, ऑनरशिप किसके पास है अभी तक कागजों में, बोले इसके पास है। तो यहां पर ये क्या कहता है भाई, देख इसको बेचा, प्रॉपर्टी चली गई, ये कब्जा कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, इसके पास। तो अगर ए ऐसा कोई काम कर देता है, अगर ए सेल करता है बाद में सी को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, तो उसको एक नॉर्मल सेल माना जाएगा, जैसे कि भी बी ने ए को अधिकार दे रखा हो कि तू इसको बेच दे। यानी कि ए यहां पर कंपनी उस पर्सन के एजेंट के रूप में काम कर सकता है, बशर्ते बी साफ साफ कह दे कि नहीं भाई फ्रॉड है फलाना ढिमकाना। ये जब तक बात क्लियर नहीं करता तब तक इसको नॉर्मल एक एजेंट के जैसे माना जाएगा और ये सेल वैलिड हो जाएगी और यहाँ पर सी को भी उस संपत्ति पे अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान में रख लेना। अब कहता है तभी तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं होती, बायर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर ले, ठीक है। बाद में फिर यहाँ पे हो हल्ला करे तो कोर्ट भी कहता है भाई तूने तब क्यों नहीं लिए, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोविजन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर देखो तो आप क्या लिखा हुआ है, यही बड़ा झोल हो जाता है या लेकिन ये कहीं जगह पे सही भी होता है भाई, हम ये क्या कह सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 2 की बात कर, सब सेक्शन 2 की बात करता है, जहां कोई व्यक्ति माल खरीदने या खरीदने के लिए सहमत होने के बाद विक्रेता की सहमति से माल या माल के स्वामित्व के दस्तावेजों पर कब्जा प्राप्त कर लेता है। भाई कोई व्यक्ति है माल खरीदने या खरीद लेता है या खरीदने के लिए सहमत हो जाता है तो उसको यहाँ पर माल के स्वामित्व के दस्तावेजों का कब्जा प्राप्त होता है। वहाँ उस व्यक्ति या उसके लिए काम करने वाले व्यापारिक एजेंट द्वारा किसी बिक्री, गिरवी या अन्य निपटान के तहत माल या शीर्षक के दस्तावेजों को किसी ऐसे व्यक्ति को वितरण या हस्तांतरित कर दिया जाता है जो उसे सद्भावनापूर्वक माल के संबंध में मूल विक्रेता से किसी ग्रहणाधिकार या अन्य अधिकार की सूचना के बिना प्राप्त करता है। तो वही प्रभाव होगा जैसे एक ग्रहणाधिकार यानी कि एजेंट या अधिकार मौजूद नहीं था। ये देखिए क्या कहता है यहाँ पे भी वही बात है और कुछ नहीं है। यहाँ पे तो कहा कि यहाँ पर पर्सन ए को अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बी का एजेंट बन गया, ये तो ऐसा मान लो इनबिल्ट है। लेकिन अब अगर मान लो कि बी ने सच में किसी पर्सन को ऐसा एजेंट बना रखा हो और कल को वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है या उसको फिर सेल करने की कोशिश करता है तो वो डॉक्यूमेंट्स सब ए के पास है क्योंकि उसका एजेंट है। तो एजेंट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है ना वो सब वैलिड होता है भाई। यहाँ पर अगर मान लो कि भी जो भी सेल परचेज हो रही है वो बिल्कुल ओके मानी जाती है। तो यहाँ पर सेक्शन 30 इसी चीज़ को डील करता है। तो मेरे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 3 था जिसके अंदर हम लोगों ने 18 से लेकर जो 30 सेक्शन तक जो है ना सारे के सारे सेक्शंस को डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और वहाँ पर अपने डाउट्स को मेंशन करें, जल्द ही उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। थोड़ा सा और हाँ, एप्लीकेशन को चेकआउट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।